हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे अपने इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इको ऑनर्स सेम 1 में स्टैट्स 1 का प्रीवियस पेपर का 2025 में जो जनवरी में जो पेपर हुआ था उसको करने जा रहे हैं। तो ज़रा देख लें, पेपर का पैटर्न टाइम बाय टाइम बदलता रहा है। तो आपके पेपर में किस टाइप का पैटर्न देंगे वो भी फिक्स नहीं है, तो एक बार इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना। ये DU है, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पैटर्न देखो। पेपर यूनिकोड तो दिया हुआ है, ठीक है। नेम ऑफ पेपर भी दिया हुआ है, इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1। इसमें दे रखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सारे क्वेश्चन करने हैं, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है और ए बी करके टोटल हो गए 20 क्वेश्चंस। और 90 को अगर 20 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आता है, तो एक क्वेश्चन का 4.5 होगा। वैसे मेरे ख्याल से MME का जो पैटर्न था, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का, उसमें भी 10 क्वेश्चन थे, लेकिन करना कोई 9 था। हो सकता है यहाँ भी 9 करना हो। ये 10 ईयर का बुक है, तो बुक में मिसप्रिंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लोकल पब्लिशर्स ही होते हैं। इसलिए इन पे आप भरोसा ना करें कि एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन करना होगा। आप जरूर देखना इंस्ट्रक्शन की क्या दिया हुआ है, और इनके सॉल्यूशन को भी ज़्यादा ध्यान से नहीं देखना है, क्योंकि इनका सॉल्यूशन भी उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता। 100% आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनको जहाँ से जैसा भी सोल्यूशन मिलता है, कुछ कुछ तो ठीक होता है, लेकिन जहाँ इनको नहीं मिलता ना, ये कुछ भी डाल देते हैं। इनको पता नहीं होता कि क्या हमारे कोर्स में है, क्या डालना चाहिए, कुछ भी कोई सा भी सोल्यूशन डाल देते हैं। इसलिए क्वेश्चन के लिए तो सही है 10 ईयर आप कोई परचेज करते हो तो। और अगर आपको मिल गया क्वेश्चन कहीं से, तो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन तो हम लोग आपको बता ही देंगे। तो यहाँ देखो, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है ट्रिम्ड मीन पे। पहला क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से ही आ रहा है, 1AB। तो फर्स्ट नहीं, बी जो है वो फिर आपका सेकंड चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी से है। तो 1 का ए तो आ गया फर्स्ट चैप्टर से। क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। कैलकुलेट 18% ट्रिम्ड मीन। चैप्टर 1 में क्या क्या है इंपॉर्टेंट बताओ। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल वेथ, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल वेथ है, उसके बाद से बॉक्स प्लॉट है, डॉट प्लॉट है, फिर ट्रिम्ड मीन है, आउटलायर्स है, फोर्थ स्प्रेड है, क्वार्टाइल्स है, मीडियन है, परसेंटाइल्स है, बहुत कुछ है। तो जितना भी मैंने बेसिक्स में पढ़ाया है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बेसिक्स में पढ़ाया देखो उससे क्वेश्चन आ गया है। तो जो बच्चे बेसिक्स मेरा पढ़े होंगे और ध्यान से गए होंगे वो तो ये क्वेश्चन कर लेंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उनको फिर दिक्कत होगी। तो देखो जरा, कंपेयर इट विथ दी, क्या क्या निकालना है, ट्रिम्ड मीन निकालना है फॉर द फॉलोइंग डेटा, एंड कंपेयर इट विथ दी सैम्पल मीन एंड मीडियन। डेटा को पहले आप लिख लो कि डेटा क्या है, और डेटा को सबसे पहले सॉर्टिंग करना होता है। सॉर्टिंग बोले तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, असेंडिंग ऑर्डर में कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद से निकालना क्या क्या है, 18% ट्रिम्ड मीन निकालना है, और सैम्पल मीन और मीडियन निकालना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमें निकालनी है। चलो निकालते हैं। तो डेटा को अगर आप अरेंज करोगे ना, डेटा को अरेंज करोगे तो डेटा किस टाइप का दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का ए। डेटा को अरेंज करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर डेटा, असेंडिंग। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो एक सजेशन होगा कि आप खाली कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी में देख जाओ, और 2-3 साल का पेपर भी देख जाओगे तो भी काफ़ी होगा। ठीक है, क्योंकि अब उतना टाइम बचेगा नहीं आपके पास कि आप PYQ असाइनमेंट ये सब कुछ देखो। तो खाली कॉन्सेप्ट और फुल पेपर जो कराते हैं ना, वो फुल पेपर जरूर देख करके जाना। असेंडिंग ऑर्डर डेटा 1A में अगर डेटा को अरेंज किया तो आ गया 36, 41, 48, देन 50, 60, 68, 73, 75, 80, 82। टोटल काउंटिंग करो तो जरा कितना है, 1 2 1 1 2। देखो जरा काउंटिंग करना कितना डेटा है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल है n इज इक्वल टू 10। पहले पूछा था 18% ट्रिम्ड मीन,
तो 18% ट्रिम्ड मीन को लिखते कैसे हैं बच्चे? ट्रिम्ड मीन पढ़ा चुके हैं चैप्टर 1 में। ट्रिम्ड मीन 18% इज इक्वल टू 18% दोनों साइड से हमें डेटा को रिमूव करना है। ट्रिमिंग कब करते हैं? जैसे प्लांट का ट्रिमिंग करते हैं, कोई अगर ब्रांच ज़्यादा लंबा हो जाता है और हम उतना लेंथ नहीं चाहते हैं प्लांट का, तो फिर उसका ट्रिमिंग टाइम टू टाइम करते रहते हैं ना, ताकि ओवरऑल ग्रोथ अच्छा हो, अच्छा शेप ले। बियर्ड की भी ट्रिमिंग करते हैं, हेयर की भी ट्रिमिंग करते हैं। तो वैसे यहाँ पे डेटा का ट्रिमिंग हो रहा है। कुछ डेटा ना आउटलायर्स होते हैं, जो सबसे छोटे डेटा होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, जो सबसे बड़े डेटा उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको हटाना होता है। तो ये ट्रिमिंग हम लोग करते हैं ताकि डेटा का लेंथ छोटा हो जाए और जो हमारा यूजफुल जो एरिया है मिडिल ऑफ द डेटा, वो हमारा मतलब आ जाए अकाउंट में। तो यहाँ देखो 1.8 डेटा हमें रिमूव करना है। रिमूव फ्रॉम बॉटम एंड टॉप बोथ, बॉटम एंड टॉप बोथ। तो देखो इसके लिए दो मेथड है। आपके कोर्स में ज़्यादातर कॉलेज में मेथड 1 ही बताया गया है। मेथड 1 है राउंडिंग ऑफ। ट्रिम्ड में निकालने के लिए राउंडिंग ऑफ, क्योंकि ये फ्रैक्शन आ गया ना। अब 1.8 डेटा कैसे हटाएंगे? तो 1.8 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। तो आप शुरुआत का 2 हटा दो, लास्ट का 2 हटा दो, जो बच गया उसका मीन निकाल दो। नहीं आई बात समझ में? ध्यान से देखो, डेटा क्या था? 36, 41, 48, 50, 60, 68, 73, 75, 80, 82। अब दो दो हटाना है तो हटा दो ना, इसको हटा दो, इसको हटा दो, दो दो हट गए। अब जो बचा इनका मीन निकालना है, इनका मीन। तो इनका मीन निकालोगे तो मीन इज इक्वल टू 48 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 68 प्लस 73 प्लस 75, और 10 में से 4 चला गया ना, तो कितना बचा? 6। सम करोगे टोटल आएगा 374 बाई 6 करोगे तो 62.33। ये आ गया मीन। ठीक है। अब मेथड 2 क्या है? मेथड 2 है लीनियर इंटरपोलेशन मेथड। मेथड 2 का नाम क्या है? लीनियर इंटरपोलेशन। अगर ये आपके कॉलेज में पढ़ाया होगा तभी आप करना, वरना नहीं भी कर सकते हो। कर लोगे तो हर टीचर को पता है। 18% जो है वो परफेक्टली किसके किसके बीच में आता है, जो कि हम रिमूव कर सकते हैं? वो 10% और 20% के बीच में आता है ना। 18% इज बिटवीन 10% एंड 20%। यानी अगर एक डेटा रिमूव करते हैं तो 10%, दो डेटा रिमूव करते हैं तो 20%। बीच में चाहिए 18%। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है ट्रिम्ड मीन 18% इज इक्वल टू, लोअर वैल्यू क्या है? 10%। तो ट्रिम्ड मीन 10% प्लस 18% को अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है 10 प्लस 8%। तो 10 तो आ गया बाहर में, और डेटा कितना आया था? डेटा आया था 1.8। तो ये तो ट्रिम्ड मीन 1 डेटा रिमूव करके हो जाएगा। अब आएगा 0.8 फ्रैक्शन वाली वैल्यू, और जो नेक्स्ट अपर लिमिट था ट्रिम्ड मीन 20% माइनस ट्रिम्ड मीन 10%। समझ में आ गई बात? मतलब ये कुछ कुछ उसके जैसा यूनिटरी मेथड जो आप पढ़े होगे ना, इसके बीच में इतना लेंथ है, तो 0.8 कहाँ तक जा रहा है? 0.8। वो वैल्यू हम लोग इंटरपोलेशन से निकालते हैं। ठीक है। तो ये जो डेटा हो जाता है, मान लो ये 5 है और ये 7 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0.8 इंटू ये टोटल लेंथ कितना है? 2 है, तो 7 माइनस 5, तो 5 प्लस 0.8 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6.6। ये इतना हो जाएगा 1.6, तो इसमें ऐड कर देंगे 6.6। तो वही इंटरपोलेशन वाला टेक्निक यहाँ भी लग रहा है। इंटरपोलेशन मेथड से चलोगे तो ट्रिम्ड मीन 20% तो निकाला ही हुआ है हम लोगों ने। ये जो राउंड ऑफ करके जो 2 आइटम हटाया था वो एक्चुअली में तो 20% है। 20% निकाला हुआ है 62.33, उसको रख दो। एंड अब हमें चाहिए ट्रिम्ड मीन 10%। 10% की बात करें तो 10% का मतलब है 10% ऑफ 10, यानी कि 1 डेटा रिमूव करना है। तो डेटा को तो पहले लिख दो। ट्रिम्ड मीन के लिए 36, 41, 48, 50, 60, 68, 73, 75,
80, 82, शुरुआत का एक लास्ट का एक हटा दो, जो बच गया उसका मीन निकालो। ये निकल गया 10% ट्रिम्ड मीन। इसको जब निकालोगे तो सबको ऐड करोगे तो ये आएगा 495/8 यानी कि 61.875। अब ट्रिम्ड मीन के फॉर्मूले में डाल देना है। ट्रिम्ड मीन 18% इज इक्वल टू 10% ट्रिम्ड मीन। ट्रिम्ड मीन 10% था ना ये। 10% ट्रिम्ड मीन इज हाउ मच? 61.875। इस वाले फॉर्मूले में डाल देना बच्चे। 0.8 इंटू 20% ट्रिम्ड मीन 62.33 माइनस 61.875। पूरा सॉल्व करके ये आ गया 62.239। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो। जब भी फ्रैक्शन वाला आए तो मेरी तरफ से सजेशन होगा कि आप इंटरपोलेशन से ही करें, और लिख भी दें मेथड लीनियर इंटरपोलेशन, क्योंकि यहाँ तो मार्क्स कटने के चांसेस नहीं हैं। और मान लो अगर आपके टीचर ने, कॉलेज वाले प्रोफेसर ने ये राउंड ऑफ करके तो पढ़ा दिया, और अगर ये भी पढ़ाया होगा इंटरपोलेशन वाला, तो इंटरपोलेशन वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा। इंटरपोलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब इन्होंने बोला मीडियन निकालना है। मीडियन भी निकालना है क्या? एक बार क्वेश्चन देख लें। कंपेयर इट विथ सैम्पल मीन एंड मीडियन। अच्छा, अब सिंपल वाला मीन और वो भी निकालना है। तो सैम्पल मीन ट्रिम्ड मीन से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिम्ड मीन से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके का, टीआर और परसेंटेज लिखा होता है, और कोई टीआर और परसेंटेज नहीं है, सिंपली बस एक्स बार है, तो ये सैम्पल मीन होता है। सैम्पल मीन के लिए जितने भी समीशन एक्स हैं सारे को ऐड कर दो, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, उससे डिवाइड कर दो। जब आप पूरा ही ऐड कर दोगे और डिवाइड करोगे विदाउट रिमूविंग एनी ऑफ द डेटा, तो ये आ जाएगा 61.3। मीडियन के लिए क्या करोगे? मीडियन के लिए मैंने आपको बताया था कि n इज इक्वल टू 10 जो कि इवन है। मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। n/2th दैट मीन्स 10th/2 यानी कि 5th टर्म, और यहाँ पर 10/2 प्लस 1 यानी कि 6th टर्म बाई 2। So this is 5th term, this is 6th term by 2. Now search for the 5th term. 1, 2, 3, लेकिन ये सब sorting के बाद ही होगा। 5th term is 6, 8th term is 6, 6th term is 68. तो 60 plus 68 by 2 that is 64, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बी पे। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 के बी में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया। बी, identification of a spam message involves creating a list of words more likely to appear in spam than in normal message. आजकल मोबाइल पे होता होगा आपके पास, जब कोई कॉल आता है तो उस पे एक ऑप्शन आता है कि हाउ डू यू वांट टू रेट द कॉल, इज इट अ स्पैम और एनीथिंग एल्स, रिपोर्ट द कॉल। तो जब आप रिपोर्टिंग में करते हो तो वही यहाँ पे भी वो लोग कर रहे हैं कि क्या ऐसा वर्ड लिखें तो appear in spam than in normal message. The list is called spam list. List is called spam list. Suppose that your database of 5,000 messages, 5,000 messages, 5,000 messages हैं टोटल, उसमें से 1,700 जो है वो स्पैम है। तो कितने बच गए नॉन स्पैम? जो नॉर्मल मैसेज है वो बच गए 3,300, 3,300। और उसमें से फिर 1700 में से 1343 कंटेन्स वर्ड फ्रॉम दी स्पैम लिस्ट। स्पैम लिस्ट से 1343 कंटेन वर्ड्स। स्पैम लिस्ट में आता है ना, जैसे एडवर्टीजमेंट, फेक कॉल, फ्रॉड, ये सब कुछ कुछ स्पैम लिस्ट के वर्ड हैं, तो उनमें से कोई कोई वर्ड लगा हुआ है। ऑफ द 3300 नॉर्मल मैसेजेस 297 कंटेन वर्ड्स फ्रॉम द स्पैम लिस्ट। तो पहले इस इंफॉर्मेशन को लिख लें। फिर इन्होंने कहा ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी दैट मैसेज इज अ स्पैम गिवन दैट मैसेज कंटेन्स वर्ड्स फ्रॉम द स्पैम लिस्ट। मतलब पहले से स्पैम लिस्ट हमें पता है, तो फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये एक स्पैम है, यानी बेस थ्योरम लगेगा इसमें। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर चल क्या रहा है सिस्टम। टोटल 500 मैसेजेस, 5000 हैं। इसमें से स्पैम लिस्ट में स्पैम में कितना गया? 1700 गए,
और स्पैम के बाद स्पैम लिस्ट में कितने गए, स्पैम में जाने के बाद स्पैम लिस्ट में 1343 गए, और इसमें से नॉन स्पैम नॉर्मल है, ये नॉर्मल मैसेजेस कितने हैं 3300 है आउट ऑफ 5000 है ना, 50,000 क्यों कर दिया मैंने, जस्ट वेट, 5000 में से 3300 जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मल में से स्पैम लिस्ट कितने आ रहे हैं 297। अब ध्यान से सुनो, अगर स्पैम का आना इवेंट ए है तो नॉर्मल का आना क्या हो गया ए डैश, समझ में आ रही है बात। तो अब हम लोग यहाँ पर, और स्पैम लिस्ट में आना अगर बी है तो यहाँ भी तो स्पैम लिस्ट में ही आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, ये जो है 1700 बाई 5000 ये किसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1700 बाई 5000, कितना आ जाएगा निकल करके 0.34। इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल मैसेज यानी ए दिस इज इक्वल टू 1 में से ही सीधा माइनस कर दो ना, 0. क्या आ गया 66। अब आउट ऑफ 1700 1343 जो है वो स्पैम लिस्ट में है, तो पी बी बाई ए इज गिवन, मतलब जब स्पैम हो चुका है तब स्पैम लिस्ट में आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1343 डिवाइडेड बाई 1700 इज इक्वल टू हाउ मच, ये पहले वाले क्वेश्चन का बाउंड्री लाइन, ओके। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है तो 0.79, तो हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी 0.34 की 0.79 की। अब इधर देखो, इधर प्रोबेबिलिटी तो निकल गया है, अब इधर पी ए डैश सॉरी स्पैम लिस्ट का आना ना, पी बी बाई ए डैश इज इक्वल टू 297 बाई 3300, ये कितना आ जाएगा ना 0.09, ठीक है। अब इन्होंने पूछा था, क्या पूछा था भूल गया, एक बार देख लेते हैं। Obtain the probability that message is a spam given that the message contains the word spam list, मतलब spam list पहले है और बाद में मैसेज है, ये हमें देखना है। Probability of spam list पहले है और फिर spam है, ये देखना है कि क्योंकि spam list नॉर्मल में भी आ रहा है और spam list spam में भी आ रहा है, तो अब हमें ये देखना कि अगर लिस्ट है तो एक्चुअली में वो स्पैम था, रिपोर्टेड था, ये इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो बेस थ्योरम नहीं लगेगा, रिवर्स ऑर्डर में प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, क्योंकि देखो एक्चुअली में इवेंट हो रहा है पहले स्पैम, उसके बाद से आ रहा है स्पैम लिस्ट, लेकिन इन्होंने लिस्ट पहले ले लिया और उल्टा चल रहा है, स्पैम की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। यानी एक तरीके से अगर ए बाई बी के फॉर्म में लिखें तो स्पैम इज ए, लिस्ट इज बी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ये बेस थ्योरम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिर्फ नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो ये था, बेस थ्योरम लगाएंगे तो बेस थ्योरम क्या हो जाता है, उल्टा कर दो, ए बाई बी निकालना है तो बी बाई ए कर दो और इनटू पी ए, ये टोटल प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ाया हुआ है मैंने। नीचे में जहाँ जहाँ से स्पैम लिस्ट आने के चांसेस है, एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच, दोनों ब्रांच का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं नॉर्मल के थ्रू स्पैम लिस्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे स्पैम भी है और स्पैम लिस्ट भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलेगा, तो स्पैम लिस्ट बाय एनी ऑफ द मेथड, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पी बी बाई ए इंटू पी ए प्लस पी बी बाई ए डैश इंटू पी बी। अब वैल्यूज पुट कर दो, पी बी बाई ए इज हाउ मच, बी बाई ए इज 0.79 इंटू पी ए इज हाउ मच 0.34। वैसे भी मैंने जब आपको डिवोर पढ़ाया तो सीधा कहा था ब्रांच में कि आप इन दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया करो, इस ब्रांच को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया करो, जो नीचे में टोटल सम आता है वही यहाँ का डिनोमिनेटर होता है, और जिस कैटेगरी से पूछ रहे होते हैं वो न्यूमरेटर होता है, जैसे स्पैम से पूछ रहे हैं तो ये न्यूमरेटर में आएगा स्पैम वाला, ये मैंने आपको तरीका बताया, आप उससे भी निकाल सकते हो ट्री डायग्राम से, और वैल्यूज पुट करके निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। ये आ गया ऊपर में स्पैम लिस्ट वाला। अब नॉर्मल वाले का देखते हैं, नॉर्मल और स्पैम लिस्ट दोनों, क्योंकि सिर्फ लिस्ट की प्रोबेबिलिटी नीचे में आ रही है, तो ये आ जाएगा 0.79 इंटू 0.34 प्लस 0.09
इंटू 0.66, टोटल सॉल्व करके निकालोगे 0.819, ये प्रोबेबिलिटी है। तो बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखना जरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट हैं 20, took a statistics exam of 100 marks, their scores were, ये 20 स्टूडेंट का मार्क्स है, ठीक है। कैलकुलेट द मीडियन, लोअर फोर्थ, अपर फोर्थ एंड रेंज। लोअर फोर्थ और अपर फोर्थ इज नॉट एक्चुअली लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल, ये मैंने क्लास में बताया हुआ है, फिर भी यहाँ पे समझा देंगे क्योंकि बच्चों को इतना याद रहता नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें बच्चे कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा लोअर फोर्थ अपर फोर्थ का, और रेंज भी निकालना है, रेंज फॉर दिस डेटा। डज दिस डेटा हैव एनी आउटलायर्स, अच्छा आउटलायर का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो ये सारा कुछ इसमें करते हैं। पहले डेटा को लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन नंबर 2A, पहले डेटा को लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो डेटा क्या आ जाएगा बताना। 75, ब्लू से लिखते हैं ना, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, फिर है 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95। n इज इक्वल टू टोटल है 20। इन्होंने पहले पार्ट में कहा मीडियन निकालो। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2th, क्योंकि ये इवन है इसलिए n/2th प्लस n/2 प्लस 1th अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, अपॉन में आ जाएगा 2। तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये आ गया 20/2th यानी कि 10th टर्म, n की वैल्यू जैसे ही 20 पुट करोगे, प्लस 11th टर्म बाई 2। अब 10th टर्म ढूंढो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिल गया 10th और 11th मिल गया। तो 85 प्लस 86/2 इज इक्वल टू 85.5, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है लोअर फोर्थ और अपर फोर्थ, लोअर फोर्थ और अपर फोर्थ निकालना है। तो देखो जरा, लोअर फोर्थ क्या होता है, यहाँ पर ना जो जो भी डेटा है उसको एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करो, समझ में आ गई बात, हाफ में डिवाइड करो, और इसका जो मीडियन आता है पहले हाफ का मीडियन, इसका जो मीडियन आएगा वो कहलाएगा लोअर फोर्थ। और ये n इज इक्वल टू 20 है, तो एग्जैक्टली इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एग्जैक्टली इन 2 हाफ्स, इसलिए दिक्कत नहीं होगा। अगर ये ऑड होता, सपोज करो n इज इक्वल टू 19 होता, तो इधर से भी 10 लेते, 1 2 से लेकर के 10 तक, और फिर 10 को लेते हुए फिर 19 तक लेते, मतलब ये तो कॉमन आ जाता दोनों में, क्योंकि वहां पर हाफ निकालना है और ऑड है, तो मिडिल वाले को जो है ना दोनों में लेते हैं, फर्स्ट हाफ में भी लेंगे और सेकेंड हाफ में भी लेंगे। समझ में आ गई बात, ऐसा क्लास में मैंने कराया हुआ है एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इजी कर दिया है, उसको नहीं लेना है बीच वाले को, एग्जैक्टली दो हाफ में आ जाएगा। ये आ गया 10th, उसके बाद से 11 से लेकर के 20 तक नेक्स्ट हाफ हो गया। समझ में आ गई बात, 11 से 20 तक, और इधर 1 से लेकर के 10 तक, इसका मीडियन लोअर फोर्थ, और इसका 11 से लेकर के 20 तक का मीडियन जो होगा वो हो जाएगा अपर फोर्थ। तो ये थोड़ा सा ना क्वार्टाइल से अलग होता है, Q1 Q3 एग्जैक्टली नहीं होता, थोड़ा सा उससे अलग होता है। तो लोअर फोर्थ के लिए देखो ना क्या करना है हमें, पोजीशन तो पता है, लोअर फोर्थ के लिए क्या करना है। अब हमारे पास इसके लिए n इज इक्वल टू 10 है, 10 का मीडियन निकालना है, यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 10 है, इसका मीडियन निकालना है। तो क्या हो जाएगा 10/2th प्लस 10/2 प्लस 1th/2, ऐसे ही निकलेगा लोअर फोर्थ।
तो बताओ तो 10/2 मतलब फिफ्थ टर्म, और प्लस सिक्स्थ टर्म बाई 2। फिफ्थ टर्म क्या है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। 80 प्लस 81/2, 80 प्लस 81/2 कितना आ गया? 80.5। अपर फोर्थ करेंगे बच्चे, तो जो सेकेंड हाफ है ना उसका मीडियन निकालना है। तो वहाँ पर भी 10/2th पोजीशन, 10th ऑब्जर्वेशन है, तो 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2, यानी सेकेंड हाफ में फिफ्थ प्लस सिक्स्थ बाई 2। सेकेंड हाफ का मतलब है हमें इसके बाद देखना है। किसके बाद देखना है? पहला 10 छोड़ देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने को छोड़ दो। ये पहला हाफ है, और ये जो है ये क्या है? ये दूसरा हाफ है। अब इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, 90 प्लस 91/2, 90 प्लस 91/2 जो कि हो गया 90.5। समझ में आ गई बात? लोअर फोर्थ अपर फोर्थ आ गया क्वेश्चन में। और क्या था? लोअर फोर्थ हो गया, अपर फोर्थ हो गया, मीडियन हो गया। रेंज निकालना है, और कोई आउटलायर है या नहीं ये बताना है। रेंज तो बहुत इजी टॉपिक है बच्चे। रेंज, रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। देखो तो लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट है 95, स्मॉलेस्ट है 75, तो 95 माइनस 75 इज इक्वल टू 20। अब देखो आउटलायर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? आउटलायर्स, आउटलायर्स के लिए हम लोग गैप देखते हैं। गैप फ्रॉम नियरेस्ट फोर्थ, अब ये चाहे लोअर फोर्थ हो या फिर अपर फोर्थ हो, अगर ये ग्रेटर देन 1.5 फोर्थ स्प्रेड होता है। फोर्थ स्प्रेड बोले तो क्या होता है वो? फोर्थ स्प्रेड इज द गैप बिटवीन अपर अपर फोर्थ एंड लोअर फोर्थ। एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है? अपर फोर्थ माइनस लोअर फोर्थ। तो ये कंडीशन होता है आउटलायर्स के लिए। अगर कोई डेटा का गैप नियरेस्ट फोर्थ से नापा गया, वो देखा जाएगा कि वो लोअर फोर्थ के पास है या फिर अपर फोर्थ के पास है, वहीं से उसका गैप नाप लिया जाएगा। यानी यहाँ देखो, ये मीडियन, ये है लोअर फोर्थ, ये है अपर फोर्थ। अगर कोई डेटा यहाँ है, सपोज करो यहाँ है, तो ये किसके क्लोज है? इसके क्लोज है। इसका डिस्टेंस तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे। और ये गैप जो है एक्स का, वो देखेंगे कि गैप जो है वो लेस देन जो है, गैप ग्रेटर देन 1.5 एफएस है या नहीं है, देन एक्स इज एन आउटलायर। समझ में आई बात? आउटलायर ये भी हो सकता है, यहाँ पर अगर कोई एक्स है यहाँ पर, तो अब ये यू एफ के पास है, तो इसके बीच का गैप देखा जाएगा। अगर इधर एक्स है तो इसका और इसके बीच का गैप देखा जाएगा। अगर इधर एक्स है तो इसके बीच का गैप देखा जाएगा। समझ में आ गई बात? तो जिस फोर्थ के क्लोज है उसी के साथ उसका गैप देखा जाएगा। तो अब यहाँ जो हमारा डेटा है, हमारा जो डेटा है, इस डेटा, हाँ आउटलायर का एक कैटेगरी भी है। आउटलायर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है माइल्ड आउटलायर्स, एक है एक्सट्रीम आउटलायर्स। माइल्ड आउटलायर्स के लिए कंडीशन है बच्चे, क्या कंडीशन है? माइल्ड आउटलायर्स के लिए सिंपल है, और एक्सट्रीम आउटलायर्स के लिए है मोर देन 3/4 स्प्रेड। अगर गैप जो है वही सेम गैप जो हम लोग निकाल रहे हैं, एफएस से बड़ा है, सिर्फ एफएस से 1.5 एफएस से बड़ा नहीं है, अगर 3 टाइम्स एफएस से बड़ा हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी एक्सट्रीम हो गई। और इसका गैप कहाँ से कहाँ के बीच में है? गैप बिटवीन 1.5 एफएस एंड 3 एफएस। समझ में आ गई बात? एंड 3 एफएस, तब तक तो ये माइल्ड रहेगा, लेकिन जैसे ही 3 एफएस के गैप को भी क्रॉस कर जाएगा तब ये एक्सट्रीम आउटलायर हो जाएगा। मतलब बिल्कुल ही बाहर है, श्रेणी में आता ही नहीं है, ये ग्रुप में आ ही नहीं रहा। तो ध्यान से सुनो, अब आउटलायर समझ गए हो। हमारा डेटा जो है वो स्टार्ट होता है 65.5 से और जाता है कहाँ तक?
95.5 तक जा रहा है, नहीं 95.95 तक जा रहा है। डेटा हमारा स्टार्ट हो रहा है कहाँ से बताओ? 75 से। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, डायग्राम थोड़ा बड़ा बन जाएगा। हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है 75 से और जा रहा है कहाँ तक? 95 तक। तो इसका मीडियन इसका कितना आया था? मीडियन और अपर फोर्थ स्प्रेड कितना आया था? निकाला था ना हमने, 90.5 आया था शायद, यस। लोअर फोर्थ स्प्रेड आया था 80.5, 90.5 और मीडियन कितना आया था? मीडियन था 85.5, एग्जैक्टली बीच में आ गया 85.5। दिस इज 90.5 एंड दिस इज व्हाट? 80.5। अब देखना है कि हमारा डेटा जितना भी है 75 है, 75 ध्यान से सुनो, 75 के बाद है 77, 78, 79, 80, 81 क्रॉस कर गया, 82, 83, 84, 85, फिर 86 क्रॉस कर गया, 87, 88, 89, 90, फिर 91 क्रॉस कर गया। ब्लैक डॉट से जितना भी दिख रहा है 92, 93, 90, 1 मिनट, 94, 95, मतलब 95 यहाँ तक आया। हमारे आउटलायर के लिए कह रहा है, आउटलायर के लिए कि फोर्थ स्प्रेड से उसका गैप कितना होना चाहिए? 1.5 एफएस। 1.5 एफएस का मतलब है 1.5 इंटू 90.5 माइनस 80.5, अपर स्प्रेड माइनस लोअर स्प्रेड। सो 1.5 इंटू कितना आ गया? 10, यानी कि 15। अगर 15 गैप लेते हो, समझना जरा, तो 90.5 से आगे जाएंगे 15, तो कहाँ तक जाएंगे? 90 10 तो 100 होता है, 105.5 तक जाना पड़ेगा। 105.5 अगर इस यहाँ तक है तो नो आउटलायर, इस गैप के अंदर में नो आउटलायर। आउटलायर्स इधर होंगे, इधर सभी आउटलायर्स होंगे, किसके बाद? 105.5 के बाद। अब इधर देखो, इधर तो इनके बीच में ही गैप खुद ही कितना है? 10 है, तो इसके बीच में तो नो आउटलायर्स, क्योंकि आउटलायर्स के लिए गैप कितना होना चाहिए? 15 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसके बीच में आउटलायर्स नहीं है। अब 80.5 से 15 इधर जाओगे, तो 15 जाओगे तो 10 क्रॉस करोगे तो 70.5 और फिर 5 क्रॉस करोगे तो 65.5, तो इधर आ जाएगा 65.5। अगर कोई इसमें भी नो आउटलायर्स, जब तक इस इंटरवल में है तब तक नो आउटलायर्स, यानी आउटलायर्स के लिए जो रीज़न हुआ वो इस वाले क्वेश्चन के लिए इधर है आउटलायर्स और 105 के बाद है आउटलायर्स, और इधर 65.5 के पहले आउटलायर्स। क्या हमारे सेट में कोई ऐसा डेटा है, पूछ रहे हैं, जरा क्वेश्चन सोच समझ करके जवाब देना, क्या हमारे डेटा में कोई ऐसा डेटा है जो कि 105.5 के बाद आता हो या फिर 65.5 के पहले आता हो? नो मैम, क्यों? क्योंकि हमारा लोएस्ट डेटा ही 75 और अपर मोस्ट डेटा ही 95 है, तो इट हैज़ नो आउटलायर्स। तो आउटलायर्स के लिए अगर सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा होता कि डज इट हैव एनी आउटलायर्स, तो भी हमें सब कुछ निकालना पड़ता, लोअर फोर्थ, अपर फोर्थ, फोर्थ स्प्रेड, फिर 1.5 टाइम्स ऑफ फोर्थ स्प्रेड से फिर कंपेयर करना होता कि कौन सा डेटा इस गैप से बाहर जा रहा है। अगर कोई इधर में एक्स आ जाता तो उन सबको आउटलायर्स नाम दे देते, इधर में कोई आ जाता तो उनको भी आउटलायर्स नाम दे देते। समझ में आ गई बात? तो इट हैज़ नो आउटलायर्स। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B, 2B में है बच्चे, ध्यान से देखना। 2B, 2A हो गया, 2B। In a study, physicians were asked what the odds of breast cancer would be in a woman who was initially thought to have a 1% risk of cancer. मतलब उसको कैंसर हो सकता है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? 1% है, तो कैंसर नहीं होगा इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 99%. But who ended up with a positive cancer test result?
अब बाद में रिजल्ट किया गया तो टेस्ट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट इन 80% ऑफ द केसेस हु हैव कैंसर। मतलब जिनको एक्चुअली में कैंसर है टेस्ट सबका किया गया, जिनको सही में कैंसर था उनके लिए टेस्ट पॉजिटिव आया। ये 80% केसेस में ऐसा हुआ, यानी टेस्ट इज 80% रिलायबल। एंड 90% केसेस में वैसे लोगों का टेस्ट आ गया पॉजिटिव जिनका नहीं था क्या, कैंसर ही नहीं था, दोज हु डू नॉट हैव कैंसर। इफ द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, अब बंदे को किसी एक आदमी का रिपोर्ट आ गया कि भाई इसका ब्रेस्ट कैंसर क्या है, पॉजिटिव है। अब वो ये जानना चाहता है कि इनको सही में कैंसर था या नहीं था। इनको सही में कैंसर था या नहीं था, टेस्ट रिजल्ट तो पॉजिटिव आया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वुमेन हैज ब्रेस्ट कैंसर। तो इन्होंने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है ये जो टेस्ट पॉजिटिव आया है वो किसी ब्रेस्ट कैंसर वाले का ही आया हुआ हो। यानी यहाँ भी बेस थ्योरम लगेगा, क्योंकि पहले ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है ये देखा जा रहा है, फिर उनका टेस्ट कराया जा रहा है। तो यहाँ देखो, और पूछ रहे हैं उल्टा, पूछ रहे हैं उल्टा, यानी केस ऐसा हो रहा है कुछ, कैंसर है, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर कैंसर है इसको ए मान लिया, ठीक है, या कैंसर है इसको सी मान लिया, तो इधर में पीसी कितना है, होने की पॉसिबिलिटी है 1%, तो 0.01। नहीं है, नो कैंसर, तो इसको सी डैश मान लिया, तो पी ऑफ सी डैश इज इक्वल टू 0.99। नाउ सी, कैंसर वाले का पॉजिटिव टेस्ट आया, पॉजिटिव के लिए हम लोग पी मान लेते हैं, तो पी नहीं मानेंगे, पी तो फिर प्रोबेबिलिटी के लिए होता है। चलो सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी इन्होंने भी यूज़ किया हुआ है। चलो पॉजिटिव के लिए ए मान लेते हैं कि ठीक है पॉजिटिव है। तो यहाँ पर पी ए बाई सी दिया हुआ है कितना, 80%, तो 0.8। आउट ऑफ कैंसर पेशेंट्स 80% के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आता है, और फिर पॉजिटिव ए, आउट ऑफ नॉन कैंसर पेशेंट्स पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस कितने हो गए, 90%। तो इन्होंने पूछा है कि अगर पॉजिटिव है तो व्हाट इज द चांस कि वो ब्रेस्ट कैंसर वाला ही पेशेंट होगा। तो देखो ना, पी सी बाई ए चाहिए, पी सी बाई क्या चाहिए, ए चाहिए। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन सी, 0.01 इंटू 0.8, ये आ जाएगा 0.008। यहाँ पर अगर देखेंगे पी सी डैश इंटरसेक्शन ए, तो 0.99 इंटू 0.9, तो पी सी बाई ए इज इक्वल टू सी के थ्रू जो हो रहा है और अपॉन में टोटल, तो पी ए बाई सी इंटू पी सी अपॉन पी ए बाई सी इंटू पी सी प्लस पी ए बाई सी डैश इंटू पी सी डैश। अब सबकी वैल्यू डालनी है, पी ए बाई सी इज 0.8, पी सी इज 0.01, नीचे में क्या आ गया, पी ए बाई सी, ये तो आएगा ही 0.8 इंटू 0.01 प्लस इधर में आ गया 0.99 इंटू 0.9। पूरा सॉल्व करेंगे पी सी बाई ए, तो ये आ जाएगा 0.0089, ठीक है। और अगर परसेंटेज में बोले तो 0.89%, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2B। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3A पे। 3A देखना बच्चे, 3A में क्या है, 3A, a deadly car accident in a leading metropolitan state, मान लो दिल्ली की बात है, deadly car accident हो रहा है, state could have occurred as the result of पॉट होल्स या पाथ होल्स होना चाहिए ऑन द रोड, माल फंक्शनिंग ऑफ द व्हीकल। देखो 4 केसेस हैं, एक तो जो गड्ढे होते हैं, फिर माल फंक्शनिंग ऑफ द व्हीकल्स, रैश ड्राइविंग और यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। 4 कॉजेज बताए गए हैं डेडली कार एक्सीडेंट के। हाँ, मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग। इंटरव्यूज विथ द एक्सपर्ट्स रिवील्ड दैट सच एन एक्सीडेंट वुड
usually occur with a probability of this 0.25 as a result of potholes on the road, 0.20 as a result of malfunctioning of the vehicle, 0.40 as a result of rash driving and 0.75 due to use of mobile phones while driving. तो ये सारी probabilities जो हैं वो एक्सीडेंट के होने की probability हैं. These interviews also yielded subjective estimate of the prior probabilities of these four causes. मतलब अब अगर एक इंसान है तो क्या चांस है कि उसको गड्ढा मिला होगा, तो 0.3% पॉट होल्स के चांसेस हैं. और क्या चांस है कि उसका व्हीकल ख़राब होगा, 0.4. क्या चांस है कि उसका क्या रैश ड्राइविंग किया होगा. और क्या चांस है कि उसने क्या किया होगा, 0.15 इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन यूजेस मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग. व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द एक्सीडेंट. तो यहाँ बताओ सबसे पहले कॉज हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है. अगर एक्सीडेंट हो गया तो अब पास्ट में जाकर के उसके कॉज का पता लगाना है कि क्या कॉज रहा होगा इस एक्सीडेंट के होने का. क्या कॉज रहा होगा इस एक्सीडेंट के होने का. ठीक है, तो ये भी बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है. तो चलो सबको करके देखते हैं. तो यहाँ देखो, यहाँ जो हो रहा है वो कुछ इस टाइप का केस हो रहा है. एक इंसान को पाथ होल्स भी मिल सकता है, माल फंक्शनिंग भी सफ़र कर सकता है. कॉजेस तो कुछ भी हो सकते हैं ना. रैश ड्राइविंग भी कर सकता है और मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकता है. मोबाइल फ़ोन. पाथ होल्स के लिए पी ले लिए, ठीक है. माल फंक्शनिंग के लिए एम ले लिए, रैश ड्राइविंग के लिए आर ले लिए, समझने के लिए इवेंट और मोबाइल फ़ोन के लिए एफ ले लिए. अब पाथ होल के थ्रू एक्सीडेंट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है. अच्छा, इसके थ्रू भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसके थ्रू भी अगर रैश ड्राइविंग कर रहा है तब एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी. ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में दे रखा है पाथ होल मिलने का प्रोबेबिलिटी है 0.3, माल फंक्शनिंग मिलने का है 0.4, इसका है 0, रैश ड्राइविंग होने का है 0.15, 0.15. अब पाथ होल से एक्सीडेंट होगा, डेडली एक्सीडेंट वो होगा 0.25, इधर 0.20, ये सब क्वेश्चन में दे रखा है 0.4, 0.75. अब इन्होंने बोला है कि किस कारण से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. एक्चुअली में यहाँ पे बेस थ्योरम तो लगाना है, लेकिन किस पे लगाना है ये नहीं पता. तो बेस थ्योरम सब पे लगाएंगे. कहने का ये मतलब हुआ कि हमें निकालना है P. जब एक्सीडेंट हो गया है तो व्हाट इज़ द कॉज, कि ये पाथ होल्स के थ्रू हुआ होगा, ये ढूंढना है. उसके बाद से है प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब एक्सीडेंट हो गया है तो माल फंक्शनिंग के थ्रू हुआ होगा. जब एक्सीडेंट हो गया है तो रैश ड्राइविंग के थ्रू हुआ होगा. जब एक्सीडेंट हो गया है तो पर्सन ने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया होगा पास्ट में. ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात. अगर आप यहाँ पे करते हो तो एक्चुअली में ये है PA/P है पाथ होल्स का. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ होल्स, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ माल फंक्शन, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रैश ड्राइविंग एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फोन. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 इंटू 0.25 इधर कर देंगे तो 0.4 इंटू 0.20 इधर कर देंगे तो 0.15 इंटू 0.4 इधर कर देंगे तो 0.15 इंटू 0.75. टोटल को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, चाहे वो किसी भी वजह से हुआ हो. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगी 0.075, इसको करोगे तो 0.08, इसको करोगे तो 0.06, इसको करोगे तो 0.1125, सबको ऐड करोगे तो 0.3275. सबका सम आ गया 3275 0 पॉइंट. ठीक है, देखो PA/, ये करेंगे पाथ होल्स तो दिस बाई टोटल कर देंगे. समझ में आ रही है बात. तो 0.075 बाय 0.3275, इसके आगे वैल्यू 0.229. माल फंक्शनिंग वाले का तो 0.08 बाई टोटल प्रोबेबिलिटी कर देंगे. 0.08 बाई 0.3275, ये आ रहा है 0.2442.
इसका निकालेंगे रैश ड्राइविंग का, तो रैश ड्राइविंग का ये रहा 0.06 बाई 0.3275, कितना आ जाएगा 0.1832। फिर फ़ोन का निकालेंगे तो 0.1125 बाई 0.3275, दिस इज 0.3435। इन चारों में से मैक्सिमम कौन सा है बताओ? ये चार जो प्रोबेबिलिटी आई हैं, सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी कौन सी है? ये है 0.3435, यानी एक्सीडेंट हुआ है और फोन के थ्रू हुआ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। सो मैक्सिमम एक्सीडेंट is likely through phone, is likely through phone। ओके, तो ये था 3A, जिसमें बेस थ्योरम लगा करके सबका निकालना पड़ा और मैक्सिमम मिनिमम पूछा था। अब आ जाओ 3B। 3B में फॉर द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो क्या क्या निकालना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चे? फ्रीक्वेंसी बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, सीधा फ्रीक्वेंसी को ऐड ऐड करके डालते हैं। क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव करना है। एंड डेंसिटी यानी चार अलग अलग कॉलम बनाने हैं इस डेटा के। क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमें, समझ में आ गई बात? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव, अब फिर क्यूमुलेटिव, रिलेटिव और डेंसिटी, चारों का कॉलम बना लेते हैं और देखते हैं क्या क्या आता है। पहले वाले में क्लास क्या दिया हुआ है? पहले वाले में दिया हुआ है क्लास और फ्रीक्वेंसी। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20, 20 से 30। फ्रीक्वेंसी इज गिवन 9, 15, 5, 9, 8, 2। अब देखो जरा, इन्होंने पूछा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद से भी कुछ पूछा था, चार चीजें थी ना। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के पास था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो तो इजी है। और फिर क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद से हमें निकालना है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, ध्यान से देखना। डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय विड्थ ऑफ द क्लास, ये होता है डेंसिटी। यानी उसके पहले हमें विड्थ भी निकालना पड़ेगा हर क्लास का। ये सब आपको चैप्टर 1 में मिल रहा है। ये पेपर तो बड़ा कमाल का बना दिया है बच्चे, पहला 3 क्वेश्चन ही चैप्टर 1 2 में बस समेट दिया है। अगर 1 2 करके चले जाते तो 3 क्वेश्चन पकड़ में आ जाते हैं। चैप्टर 1 में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन अंडर कंट्रोल है। थोड़ा बहुत बच्चे बेस थ्योरम में कंफ्यूज कर जाते हैं कि बेस थ्योरम लगाना है या नहीं लगाना है, तो कैसे लगाना है। लेकिन जिनको बेस थ्योरम अच्छे से समझ में आता है उनके लिए बहुत ईजी लग रहा होगा ये सब। इतना मुश्किल नहीं है बेस थ्योरम, 2 4 क्वेश्चन करोगे, 10 क्वेश्चन करोगे, समझ में आने लगेगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बच्चे टोटल पहले समेशन एफ करो। समेशन एफ कितना आ रहा है? 9, 5, 24, 5, 29 और 9, 38, 38 टू 40, 48। सबको 48 से डिवाइड करना है। 9 बाई 48, 15 बाई 48, 5 बाई 48, 9 बाई 48, 8 बाई 48, 2 बाई 48। कितना आ रहा है बताना? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है 0.1875, इधर आ रहा है 0.3125, इधर आ रहा है 0.1042। आप करोगे तो टाइम लगेगा, मैंने पहले से निकाल करके रखा हुआ है कैलकुलेशन करके। 0.1667, 0.0417, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे। CF निकालना है तो CF के लिए बच्चे पहला वैल्यू तो कॉपी हो जाता है, उसके बाद से 9, 5 को ऐड करके यहाँ लिखते हैं 24, फिर 24 और 5 को ऐड करके 29। समझ में आ रही है बात? फिर 29 और 9 को ऐड करके 38, 38 और 8 को ऐड करके 46 और फिर 48। क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इनको आपस में ऐड करना है, इनका इनका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव करना है। तो पहला वैल्यू तो कॉपी हो जाएगा, ये तो सेम टू सेम 0.1875।
इसमें इसको ऐड करेंगे तो 0.5000, फिर थर्ड में आ जाएगा 0.6042, फिर फोर्थ में आ जाएगा 0.7914, फिर आ जाएगा 0.9584, फिर आ जाएगा 1.0000। ये लास्ट में वन आना कोई इत्तेफाक नहीं है बच्चे, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वन आ रहा है इसलिए क्योंकि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज वन। अब देखना जरा, विड्थ निकालेंगे हर क्लास का, तो इसका तो विड्थ 2 है, विड्थ है 2, 4 to 6 2, 6 to 8 2, 8 to 12 4, 12 to 8 20, 20 to 30 10। अब डेंसिटी के लिए बच्चे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय विड्थ, एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में, अगर आप देखोगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है क्लास विड्थ इनटू डेंसिटी, क्लास विड्थ इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय क्लास विड्थ। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय क्लास विड्थ करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये रहा, तो इस कॉलम के सभी वैल्यूज़ को इस कॉलम के वैल्यू से डिवाइड करके लिख देंगे। तो 0.1875/2 कितना आ जाएगा, 0.09375। दूसरा आ जाएगा 0.15625, फिर आ जाएगा 0.0521, फिर आ जाएगा 0.046875, फिर आ जाएगा 0.020837, फिर आ जाएगा 0.00417। ठीक है, तो ये चारों निकालना था डिस्ट्रीब्यूशन, बस इसके आगे नहीं कुछ करना था। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, निकालना था बस, हो गया। फॉर द गिवन बिलो डेटा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस एंड डेंसिटी, बस यही निकालना था। ठीक है बच्चे, तो ये इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ताकि ये क्लास काफ़ी ज़्यादा लेंदी ना बने। जिनको भी 1 2 3 देखना है वो फर्स्ट वीडियो में देख लें, और आपको साथ ही साथ पढ़ना है तो वीडियो को बस नेक्स्ट को कंटिन्यू कर लो। अभी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 2 विथ क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। टिल देन, बाय बाय, बाय बाय।